हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 का पाठ 4 जो कि है लिपि और वर्तनी। वास्तव में लिपि क्या होती है? लिपि होती है जिन शब्दों में हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि में हम जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन सभी के लिए लिपि चिन्ह मौजूद हैं। यदि नहीं, देवनागरी लिपि में ऐसे शब्द के लिए भी लिपि चिन्ह हैं जो अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी आदि में भी आए हैं। अतः देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहना उचित होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम हिंदी को आसानी से लिख सकते हैं। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें बहुत सारे उर्दू शब्द के चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। अपने विकास क्रम में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें देवनागरी के में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा हिंदी लिपि का मानकीकरण किया जाता है। मानकीकरण का मतलब क्या होता है? उसको ये चेक किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, क्या इसमें कोई अशुद्धियां हैं या इन अशुद्धियों को हम किस तरह से दूर कर दें तो वो स्टैंडर्ड या मानक नियमों में हो सकता है। और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मानक नियम बनाए गए हैं। जैसे कि पहला नियम है, हिंदी में कुछ स्वर और व्यंजन दो तरह से लिखे जा सकते हैं या लिखे जाते थे। जैसे अ, छ, अण, भ, श, त्र, ख, झ, ध, ल, छ, ज्ञ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहले हिंदी के इन शब्द स्वर और व्यंजनों को हम किस तरह से पहले लिखते थे, लेकिन वर्तमान में अब हमने इनका शुद्ध स्वरूप ले लिया है जो कि प्रमाणिक भी हो चुका है। इसके बाद दूसरा है र व्यंजन के उ या उ की मात्रा या अन्य व्यंजनों की तुलना में भिन्न प्रकार से लगाई जाती है। र में आपने देखा होगा छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगाने का तरीका अलग होता है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, वहीं बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो ये भी एक नियम है। तीसरा नियम है, कुछ संयुक्त व्यंजनों के लिए देवनागरी में अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। जैसे श क्षत्रिय के लिए, ज्ञा ज्ञानी, श्रृंगार का श्र, श्रम का श्र, त्रिशूल के लिए। तो ये संयुक्त व्यंजनों में इनको क और श, ज और इया, श और रे, त और र और श और र से मिला करके बनाया जाता है। चौथा नियम है, एक ही भाषा में श, स और सा हो तो इनका क्रम इस प्रकार से होता है। पहले श शक्कर का होता है, फिर सा षटकोण का होता है, फिर सा संतोष या सांप का होता है। जैसे शीर्षासन, तो शीर्षासन में तीनों श हैं। सा सांप का भी है, शक्कर का भी है और षटकोण का है। तो पहले शक्कर लिखा जाएगा, फिर षटकोण लिखा जाएगा और फिर सांप लिखा जाएगा। इसके बाद यदि शब्द में श, श हो आने हो तो पहले शक्कर आएगा, फिर षटकोण। जैसे अवशेष, शोषण, शेष, शीर्षक,
विश्लेषण आदि। तो यदि हम इन नियमों को अपने दिमाग में रखें तो जो वर्तनी के संबंध में होने वाली अशुद्धियाँ हैं वो हमारे द्वारा नहीं होती हैं। इसी प्रकार से यदि श शक्कर का और स आना हो तो श पहले आएगा और स बाद में आएगा। सा, सन, प्रशंसा आदि। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद कुछ और वर्तनी से संबंधित नियमों को हम आगे देखते हैं। जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों का दूसरे व्यंजनों के साथ संयोग होता है तो खड़ी पाई हट जाती है। जैसे खा में डंडा रहता है, ग में, च में, ज में, झ में। तो अगर इन खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से संयम होता है तो ये खड़ी पाई हट जाती है। का और फा संयुक्त रूप से इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। देखिए, क आधा हो जाता है और फ आधा हो जाता है। ट, झ, ट, ठ, ड, ढ, द, हा का जब अन्य व्यंजनों से संयोग होता है तो उनके नीचे हलंत लगा दी जाती है। ठीक है, छ, ट, ठ, ड, इस तरह से हलंत लगा दी जाती है। संयुक्त रूप से संयुक्त व्यंजन में र की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। कहीं पर हम र की रेफ इस तरह से ऊपर लगा देते हैं, जहाँ पर ध्वनि में र का उच्चारण पहले होता है वहाँ र की रेफ को इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे करम, कर्म, तो र का उच्चारण पहले हो रहा है तो बाद में अगले अक्षर के ऊपर र की रेफ लग जाएगी। और इसी प्रकार से आगे आर्थिक, आर्थिक, र आगे आ रहा है तो था के ऊपर मात्रा के साथ में रेफ लग जाती है। शर्म, दूसरा नियम है र का ऋष यदि संयोग के बाद उच्चारण संयोग में बाद में पूरा होता है तो जैसे ग, र, आम, तो आगे वाले अक्षर पे र की रेफ लगती है। ग्राम, ब्रज, ब्रज, प्रकार, प्रकार, तो रा की रेफ या तो बाद वाले अक्षर पे लगेगी या पहले वाले अक्षर पे लगेगी। इसके बाद तीसरा एक और नियम है कि ट, ठ, ड व्यंजनों के साथ र को नीचे दो र लगा करके, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र, डरम, ड्रम, तो तीन प्रकार से र की मात्रा को हम लगाते हैं। एक ऊपर रेफ, एक आगे रेफ और दो लटकी हुई नीचे रेफ। नौवां नियम है निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन अब इस प्रकार लिखे जाते हैं। दय, विद्या, द्वा, विद्वान, दध, पदधि, पद्धति, हन, चिन्ह, ब्रह्म। इसके बाद दायित्व व्यंजन भी अब भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे मिट्टी, डड्डा, अड्डा। पंचमाक्षरों डा, या, अणा, न और म जब अपने वर्णों के साथ संयोग करते हैं तो उसके ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगा दी जाती है। जैसे कंघा, मंद, चंचल, ठंडा, पंप, कंधा आदि। य, र, ल, व, श, श, ह के साथ अनुस्वार ही लगता है यानी ऊपर बिंदी लगती है। रंक, लंपट, वंदना, शंका, संहार। तो ये 12वां नियम था। इसके बाद हम 13वां नियम देखते हैं कि ना और माँ के पहले पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है।
जैसे सम्मान, अभिमान, अन्न, जन्म, उन्माद, वाग्मय, तृष्णा, अम्मा आदि। इसके बाद 14वां नियम है कि यदि वर्ण के ऊपर मात्रा लगी हो तो अनुनासिक का उच्चारण होने पर भी अनुस्वार ही लगेगा। जैसे अनुस्वार यानी चंद्रबिंदी, मैं, हैं, घौंसला, ऊपर चंद्रबिंदी है तब भी बिंदी ही लगाई जाएगी। हिंदी में संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें हलंत लगता है, किंतु अब ऐसे शब्दों में से हलंत हटा दिया गया है। जैसे भगवान, पहले नाम में हलंत लगता था लेकिन अब हटा दिया गया है। महान, अर्थात, अर्थात में था में हलंत लगता था। सन में ना में हलंत लगता था। वरन में ना में हलंत लगता था, लेकिन अब इन हलंतों को हटा दिया गया है। हिंदी के सभी विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग किंतु सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे जाते हैं। संज्ञा शब्दों से अलग किंतु सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक से आगरा में आदि, तो संज्ञा के शब्द साथ में जुड़े हुए हैं ना, विभक्ति चिन्ह राम ने। तो अब राम को हटा दिया गया और राम की जगह उसमें कर दिया गया उसने, तुमने, आपको, उनमें, किसके। तो यहाँ पर इनको सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखते हैं और वहीं संज्ञा के साथ अलग अलग करके लिखते हैं, यानी राम और ने अलग अलग लिखा जाएगा। लेकिन अगर लिख रहे हैं राम ने तो हम उसको लिखेंगे उसने, राम ने की जगह क्या हो जाएगा उसने। यदि सर्वनाम में दो विभक्ति चिन्ह हो तो दूसरा विभक्ति चिन्ह अलग लिखा जाता है। जैसे उनमें विभक्ति चिन्ह में है और से, तो उनमें एक साथ लिख दिया जाएगा और से को अलग लिख दिया जाएगा। किसके लिए, आगे की क्लास में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये पूरा अगली क्लासों में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। योजक चिन्ह, जिसे कि हम हाइफन बीच में आड़ा डंडा कहते हैं, का प्रयोग द्वंद्व समास वाले शब्दों में अवश्य करना चाहिए। जैसे राम, श्याम, द्वंद्व समास, सारे समास का डिटेलिंग हमको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। राम, श्याम, राम और श्याम लिखा जाता है तो वहाँ राम और श्याम की जगह पे आप एक योजक चिन्ह, एक आड़ी लाइन लगा देंगे और राम श्याम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से माता पिता, आना जाना, खरीदना बेचना आदि। अगला 18वां नियम है, अव्यय सदा अलग लिखे जाते हैं। अव्यय शब्द जैसे मेरे साथ ही, साथ ही एक साथ नहीं लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। रात भर के लिए एक साथ नहीं लिखा जाएगा। दिन भर में 4 बार, मैं 4 एक साथ नहीं लिखा जाएगा। समस्त पद समास में अव्यय अलग नहीं लिखे जाते हैं। समास के जो शब्द होते हैं उसमें अव्यय को अलग नहीं लिखते। जैसे प्रतिदिन, यथावसर, मानव मात्र, तो मानव और मात्र को अलग अलग नहीं लिखेंगे, प्रति और दिन को अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो ये समासिक पद होते हैं, इनको हम कभी भी अलग अलग नहीं लिखते हैं। उसके बाद 19वां नियम है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया शब्द के साथ ही लिखना चाहिए। जैसे मिल कर, तो मिल और कर एक साथ लिखा जाएगा, मिल अलग और कर अलग नहीं लिखा जाएगा। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी में आगत शब्दों के लिए यथास्थान अ, ज, फ
लिखना चाहिए। जैसे बॉल, गेंद को कहते हैं बॉल, तो ऊपर चंद्र आएगा औ। ज़रा, जा में नीचे नुक्ता आएगा, बिंदी को नुक्ता भी कहते हैं। थोड़ा सा, फन, हुनर, कागज़, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। पिछली क्लासेस में हमने कुछ उर्दू के शब्द को भी देखा था, और अगर नहीं देखा था तो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। हिंदी में कुछ शब्दों का रूप बदल गया है जिन्हें ध्यान से रखना आवश्यक है। जैसे गर्दन, अब र के जो है द के ऊपर रेफ नहीं लगेगी। गर्मी, कुर्सी, सब में रेफ हट गई है और रा का पूरा उच्चारण आ गया है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों के साथ अंत में किया जाता है। विसर्ग यानी होते हैं दो बिंदी। विसर्ग किसको कहते हैं? दो बिंदी। और इन दो बिंदियों का प्रयोग केवल आखिरी में किया जाता है। जैसे यदि पहले लिखा जाता था दुख, दू, उसके बाद दो बिंदी और फिर ख, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए वहाँ से दुख हट जाएगा, सिर्फ दू और खा लिखा जाएगा। लेकिन प्रायः में आखिरी में दो बिंदी, संभवतः, अनुमानतः, तो ये सारी दो बिंदियों को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। छ और दुख की जगह अब छ और दुख लिखा जाता है। पहले क्या लिखते थे? छह, तो अब छह की जगह छ और ह लिखा जाता है, और दुख, दुख की जगह दुख लिखा जाता है। तो ये हमारा था 22वां नियम, और इन नियमों को आपको अपनी कॉपी में फेयर रूप में लिखना है। अब वर्तनी से संबंधित अशुद्ध और शुद्ध शब्दों की सूची यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिनको पहले अशुद्ध शब्द किस तरह से लिखे जाते थे और उनको अभी शुद्ध करके कैसा लिखा जाना है। जैसे आँख, अंधा, गंगवार, संवर, हंस, है ना। तो ये आप लोग देखेंगे और ये पूरे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके अपनी कॉपी में आपको लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा है पंचमाक्षर के प्रयोग की गलतियाँ। डंडा, उसको हम डंडा इस तरह से लिखेंगे। ये आप सारे देख लें, और देखने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में पूरे अशुद्ध शब्दों को और उनके शुद्ध शब्दों को लिख लें। अक्षर लोप की गलतियाँ, जैसे ध्यन, पहले अध य न लिखा जाता था, अब अध य न लिखा जाता है। महत त व लिखा जाता है। अहिल्या, अहल्या, अभी पहले ह में ई की मात्रा आती थी, अब नहीं आ रही है। तो ये स्वर की गलतियां हैं। तो आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? एक एक शब्द का नियम या हेडिंग डालना है कि ई ए में होने वाली अशुद्धियाँ क्या क्या हैं, और उसके बाद हुई, ई की जगह ई हो गया, आइए ई की जगह ई हो गया, ये की जगह ए हो गया, स्थाई ई बड़ा की जगह या में बड़ी की मात्रा आ गई। फिर उसके बाद संधि नियमों को ना जानने पर होने वाली गलतियाँ, ये संधि नियमों को ना जानने पर होने, जैसे दुरावस्था, दुर्वस्था, आ की मात्रा हट गई है, सदोगुण, सद्गुण, संसार, संसार, देविंद्र, देवेंद्र। तो ये हमारी संधि नियमों की अशुद्धियाँ हैं। और इसके ठीक बाद आप देख रहे हैं रेफ ठीक स्थान पर ना लगाने के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। आशीर्वाद शब्द लिखने में सभी लोग गलत करते हैं। श के ऊपर नहीं बल्कि र के ऊपर आएगा, क्योंकि हमने इसके पहले नियम में इसको पढ़ा है। ठीक है। व्यंजन गुच्छ, प्रहलाद, ये व्यंजन गुच्छ में होने वाली अशुद्धियाँ 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे है ई की मात्रा लगाए जाने के कारण होने वाली गलतियाँ। निश्चित,
छोटी की मात्रा शा के पहले लगेगी। हड्डियाँ छोटी की मात्रा ड के बाद लगेगी। मक्खियाँ छोटी की मात्रा क के पहले लगेगी। तो ये हमारी ई की मात्रा से होने वाली गलतियों के डिटेल थे। अब इसके बाद हम देखेंगे ज फ बॉल, काफ़ी कॉफ़ी, हाल हॉल, ज़रा जरा ज़रा, थोड़ा सा के अर्थ में है ना। तो ये अशुद्धियाँ थीं और इसके बाद 11वें नंबर पे है कुछ वर्णों में, जैसे खाना और खाना, बन वन, रवि, ये मात्राओं की स्पेलिंग की मिस्टियाँ हैं, है ना। तो इनको भी आपको लिखना है। ये 11 अशुद्धियों के प्रकार दिए गए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं, जिनको कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और जब आप ये लिख लेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कि किस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि मानना क्यों उचित है? क्योंकि इसमें मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी सरकारी संस्था देवनागरी लिपि का मानकीकरण करती है? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये है यहाँ पर, कहाँ पर है ये? पहले में ही केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मानकीकरण का काम करती है। लिपि का मानकीकरण क्यों आवश्यक है? एक ही शब्द श हो तो क्रम आपको अभी हमने दिखाया है। और इसके बाद कुछ प्रश्नावली में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है, तो वो दिए गए हैं और उनके शुद्ध शब्द भी साथ में दिए गए हैं। और इसके बाद में है जोड़ों में से अशुद्ध शब्द को काटें। ऐतिहासिक कटा हुआ है ना। परिचय। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी कॉपी में करना है और मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द पर गोला लगाना। कौन सा सही शब्द है उसको चुनने का काम है ये। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने मानक शब्दों, वर्तनी और लिपि की परिभाषा को देखा। उसके पास अशुद्धियों के लिए मानक नियमों में हमने 22 नियमों को देखा और 22 नियमों को देखने के बाद हमने अंत में अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्दों के 11 प्रकार देखे, जिनको हम किस तरह से अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी कुछ एक्सरसाइज प्रश्नावली को भी हमने पढ़ा और समझा है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके सॉल्यूशंस आप घर पे खुद करेंगे और हिंदी व्याकरण की कॉपी में उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इस क्लास के सॉल्यूशंस हम आपको अभी दे रहे हैं, इसलिए हम आपको इसके सॉल्यूशन आपकी क्लासरूम में बाद में नहीं भेजेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, घर पे रहें। जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप बच्चे नियमित पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।